हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नई कक्षा लेकर। हिंदी के व्यंजन वर्णों का विभाजन। तो पहले तो हम उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ विभाजन को दिखाएंगे। तो उच्चारण स्थान कहाँ किसका है, किस वर्ण का, उसको हम समझेंगे इस चित्र के जरिए। ये देखिए, आदमी के स्वर तंत्र का चित्र है, यानी मुख का और मुख के अंदर के अवयवों का। यहाँ पर जीभ होती है। तो इस तरह हमने दिखाया है कि पहले देखिए, ये नासिका विवर है, यानी नाक का छेदा है। इधर ये दोनों ऊपर और नीचे के ओंठ हैं। ये है दांत, ये दांत, ये तालु, दांत से ऊपर वाले स्थान को तालु कहते हैं, उससे ऊपर वाले स्थान को मूर्धा। वहीं पर ग्रास नली के बीच में कंठ है, यहाँ पर जीभ है। इन्हीं और इधर जो है अंतस्थ है, यानी भीतरी भाग है। तो इस तरह इन्हीं अवयवों से सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ जो हिंदी वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है और इसका विभाजन भी उसी तरह से किया गया है। जिन वर्णों का एक स्थान से उच्चारण होता है उन्हें एक वर्ग में रखा गया है। उसी हिसाब से 5 स्पर्श व्यंजन वर्ग बनाए गए हैं और 5 स्पर्श व्यंजन के अलग अलग स्पर्श स्थान हैं। तो उसी को समझना है कि क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, आ, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। यहाँ से उच्चारित होते हैं। आप देखेंगे उच्चारण करके कहाँ पर ध्वनि स्पर्श करती है, टकराती है किस अंग से, स्पर्श छूती है किस अंग को और निकलती है। तो कंठ को क, ख, ग, घ, आ। इसलिए इन ध्वनियों को, क वर्ग की ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहा गया है, यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। ये कंठ, उच्चारण स्थान कंठ है। वैसे ही च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, ये तालु में जीभ चली जाती है। कहाँ? तालु में, तब उच्चारित होते हैं ये। और तालब श, वो भी तालु का। तालव्य श इसलिए कहा गया उसको क्योंकि वो तालु वाला श है, यानी जिस जगह को छूकर जीभ च वर्ग के वर्णों का उच्चारण करवाती है, वहीं से श का भी उच्चारण करती है। यानी श में भी जीभ वहीं चली जाती है जहाँ पर च के उच्चारण में गई थी, इसलिए वो भी तालब श है। श वास्तव में वो श है, लोग स बोल देते हैं, लेकिन गलत है ना। अब देखिए मूर्धन्य वर्ण, यानी मूर्धा वाले वर्ण। जहाँ जीभ जब मूर्धा में टकराकर स्पर्श करके ध्वनि का उच्चारण करती है तो वैसे वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा वाला वर्ण। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ, ण और श, मूर्धा वाला श, मूर्धन्य श, है ना, ये मूर्धन्य वर्ण हैं। इसी तरह दंत वर्ण, तो दांत वाले, यानी जीभ यहाँ पर चली जाती है। दांत का जो अंदरूनी हिस्सा है ऊपर वाले दांत का, उस जगह जो मसूड़ा है वहाँ तक जीभ जाती है, दांत को भी थोड़ा स्पर्श करती है। तो वैसे वर्णों को, यानी त वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है और उस ऊष्म वर्ण स का भी उच्चारण होता है। त, थ, द, ध, न और स, सांप वाला स, है ना। वैसे ही
जब जीभ तो काम नहीं करते यहाँ, बल्कि दोनों ओंठ काम करते हैं। दोनों ओंठ बंद हो जाते हैं और अचानक झटके के साथ खुलते हैं, ध्वनि निकलती है और तब प फ ब भ म का उच्चारण होता है। प फ ब भ म, ये पांचों अक्षर जो हैं ओंठ के बिना सटाए कोई माई का लाल उच्चारण नहीं कर सकता है, कोई माई की लाली भी नहीं। तो ये इसलिए ओष्ठ वर्ण कहलाए, यानी ओठ वाले वर्ण। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ। अंतस्थ वर्ण य र ल व को माना गया है। य र ल व, है ना, ये अंतस्थ वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान अंतस्थ बताया गया है। यह व तो अंतस्थ पूर्ण रूप से है, लेकिन र और ल इनका उच्चारण सिर्फ अंतस्थ से नहीं होता है, बल्कि र और ल के उच्चारण में तालु और मूर्धा, ल के उच्चारण में तालु की ज़रूरत पड़ती है और र के उच्चारण में मूर्धा की ज़रूरत पड़ती है। मूर्धा में जीभ जाती है, घर्षण करती है। तो उच्चारण स्थान के हिसाब से इस तरह विभाजन किया गया है वर्णों का। अब हम देखें कि ये जो व्यंजन वर्ण हैं उनका विभाजन और किस तरह से किया गया है। अल्प प्राण, प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब होता है प्राण वायु, यानी जो हवा हम लेते हैं सांस, वो प्राण कहलाती है। क्योंकि हवा ही तो प्राण है, सांसों का आना जाना ही तो प्राण है, जीवन है। सांस बंद हो, जीवन खत्म, प्राण उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु निकल जाएंगे। तो इसीलिए प्राण कहा गया है। इसे भी आप देखते होंगे, अभी प्राणायाम, स्वामी रामदेव प्राणायाम को काफ़ी प्रचारित उन्होंने किया। तो प्राण आयाम, प्राण के आयाम, यानी हवा के आयाम, प्राण वायु के आयाम, उसको प्राणायाम कहा गया। यानी प्राण मतलब वही वायु जिसे हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पर ध्वनियों का उच्चारण में सांस तो की ज़रूरत पड़ती ही है, हवा तो निकलती है, बिना हवा निकले आवाज़ निकल नहीं सकती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा की खपत होती है, अल्प मतलब कम, तो वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। उसके विपरीत जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा अधिक हवा की खपत होती है, वैसे वर्णों को महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण कौन है? आप देख सकते हैं किन के उच्चारण में, किन किन वर्णों के उच्चारण में कम हवा की खपत हो रही है। तो हम इसको देख सकते हैं। यहाँ का, ग और ये भी अल्प प्राण ही हैं, का, ग और आ। उसी तरह जो गोल घेरा मैं दे रहा हूँ वो अल्प प्राण हैं। इनके उच्चारण में हवा की कम खपत पड़ती है। त, द, न, प, ब और म, ये अल्प प्राण हैं। हालांकि वो जो पंचमाक्षर हैं उनके महाप्राण नहीं होते, इसलिए उन्हें अल्प प्राण वाले विवरण में उसको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी अल्प प्राण ही हैं। उनके उच्चारण में भी हवा की कम खपत होती है। अनुनासिक है, वो पहले ही बताया गया था पिछली कक्षा में कि उनके उच्चारण में नाक की ज़रूरत पड़ती है। बिना नाक खुला रखे उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, यानी नाक को खुला रखना अनिवार्य है। नाक बंद करके उनका उच्चारण करके आप खुद देख सकते हैं, संभव नहीं है। तो
हम यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में समझ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि क ग के उच्चारण में कम हवा की खपत हुई। वहीं पर इसके विपरीत हम देखते हैं जब ख और घ के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती है। क ख और घ के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती है। इस तरफ जो वर्ग बनाया मैंने वो महाप्राण की निशानी है। ये भी महाप्राण ही हैं। तो यानी गोल वाला क्या हो गया, अल्प प्राण, और वर्ग वाला महाप्राण। तो आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आप उच्चारण करके देखें, क के उच्चारण में हवा कम निकली, ख के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलेगी, ग के उच्चारण में कम, घ के उच्चारण में ज़्यादा, उसी तरह च के उच्चारण में कम, छ के उच्चारण में ज़्यादा। जो भी आप देख रहे हैं महाप्राण की कोटि में हैं, उनके उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है जब उस ध्वनि का उच्चारण होता है, तो है ना। तो आप एक और तरीका से अल्प प्राण और महाप्राण को समझ सकते हैं। इनको भी हम बांट दें, ये जो है अल्प प्राण ही हैं, है ना, ये अल्प प्राण है ना। अब इन्हीं में से ह जो है, ह को भी ले लें, ये महाप्राण है, ह महाप्राण है। ह के उच्चारण में भी हवा ज़्यादा निकलती है। तो एक और तरीका बता देता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए। आप अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो जब एच देने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लेटर के साथ एच, सिर्फ च को छोड़कर, जैसे के अल्प प्राण, के एच महाप्राण, जी अल्प प्राण, जी एच महाप्राण, यानी एच लगा कि वो महाप्राण बन गया। तो आप खुद इसको देख सकते हैं। सिर्फ अपवाद में सी एच को नहीं लेंगे, क्योंकि सी एच का महाप्राण डबल एच लगा कर किया जाता है ना। तो सी एच अल्प प्राण ही है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है ना। तो एच यानी ह, यानी क में ह का मिश्रण हुआ तो ख बन गया। तो ह मिलने से ही वो महाप्राण बन जाता है। तो महाप्राण का आधार क्या है, तो ह है। तो ह इसलिए ह खुद भी महाप्राण है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। अंग्रेजी लेटरों को भी देखें कि जब हम हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी लेटर में लिखना, हिंदी ध्वनियों को जब अंग्रेजी लेटर में लिखना शुरू करें, लिखना चाहें, तो उनमें अगर एच देने की ज़रूरत पड़े जिनमें, वे महाप्राण हैं। जिनमें एच देने की ज़रूरत नहीं पड़े वे अल्प प्राण हैं। सिर्फ च के लिए अपवाद है ना। इस तरह अल्प प्राण और महाप्राण को हम समझेंगे। अब देखिए एक और विभाजन, एक और विभाजन क्या है, अघोष, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ये स्वर और व्यंजन दोनों के लिए ये विभाजन है। ये विभाजन स्वर और व्यंजन दोनों के लिए है। तो अघोष का मतलब होता है जिसमें घोष नहीं है, घोष के पहले अ उपसर्ग लगा हुआ है। सघोष में भी स उपसर्ग लगा हुआ है। सघोष मतलब घोष के साथ, और अघोष मतलब घोष रहित। घोष का मतलब होता है गुंजन, नाद। जिन वर्णों के उच्चारण में गुंजन नहीं हो, गुंजन की कमी हो, तो वैसे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं।
तो इनमें से आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा, एक और दो, वर्ग के एक और दो व्यंजन क्या हैं? अघोष हैं। यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ ये अघोष हैं। इनके उच्चारण में गुंजन नहीं होता है। उसी तरह वर्ग का कौन कौन? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण का एक दो, पहला और दूसरा वर्ण अघोष था और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है। इनके उच्चारण में गुंजन होता है। आप खुद देख सकते हैं ग घ हाँ, इसके उच्चारण में गुंजन होता है। उसी तरह ज झ या, इनके उच्चारण में गुंजन होता है। ड ढ ण, यहाँ भी गुंजन हो रहा है। द ध न, यहाँ भी गुंजन है। ब भ म, इसमें भी गूंजता है। तो ये सब के सब सघोष व्यंजन हैं। य र ल व ह ये भी सघोष हैं, जबकि तालब श, मूर्धन श और दंत स ये अघोष हैं। कौन कौन अघोष हैं? अघोष इनके अलावे कौन कौन हैं? अघोष वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और कौन कौन? मूर्धन, तालब श, मूर्धन श और दंत स, ये हो गए अघोष। वहीं पर सघोष कौन है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण माने वर्ग का और य र ल व और ह। इसके अलावे सभी स्वर वर्ण क्या हैं? सघोष हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में भी गुंजन होता है। आ ई उ ए। तो इस आधार पर इनका विभाजन हुआ। तो आज हमने देखा कि किस तरह हिंदी के व्यंजन वर्णों का हवा के आधार पर, यानी प्राणवायु के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण और गुंजन के आधार पर, नाद के आधार पर, घोष के आधार पर, घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष में विभाजित किया गया है। इन सारे विभाजनों को आज हमने समझा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।